अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं, एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फडल का मंजन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट, डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क। सही है, तो हमें सबसे पहले वर्क को डिफाइन करना है, उसके बाद वर्क की जो एसआई यूनिट है उसको डिस्कस करना है, उसके बाद हमें दो कंडीशंस को डिस्कस करना है, एक है मैक्सिमम वर्क की और दूसरी है मिनिमम वर्क। सो वर्क डन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज अ बॉडी टू मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। सही है, वर्क डन कब होगा? तब होगा जब फोर्स कॉज करेगा किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए थ्रू सम डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करें। सही, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एक बंदा जो है वो एक वॉल को पुश कर रहा है, फोर्स वो अप्लाई कर रहा है वॉल के ऊपर, लेकिन वॉल मूव नहीं कर रही। तो क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि सम डिस्टेंस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिजिक्स के अंदर मेयरली अप्लाइंग अ फोर्स इज नॉट इनफ। फॉर वर्क टू बी डन टू थिंग्स आर नेसेसरी, दो चीजें जरूरी हैं। पहला ये, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स एक्ट करे बॉडी के ऊपर। सेकेंड, द बॉडी मस्ट मूव और टू बी डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन पुशेज अ वॉल वेरी हार्ड बट द वॉल डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन। वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि हमें वर्क डन होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना लाजमी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी? वो हो जाएगी W इज इक्वल्स टू एफ डी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट क्या होगी? सबसे पहले बताएंगे, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है।
इट्स इन द थ्योरी ऑल्सो। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है जूल। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि यूनिट बतानी है हमें, वो है जूल। और फिर जूल होता क्या है? 1 जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को कॉज करे मूव करने के लिए 1 मीटर तक, तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो होगा 1 जूल। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अब हम आएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमने कहा था उस वाली बात के ऊपर। सही है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर ही हो। सही है। इन केसेस के अंदर हम सिर्फ वो कंपोनेंट लेते हैं फोर्स का जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंडर आता है। सिर्फ वही कंपोनेंट ऑफ फोर्स वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और उस एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है वर्क की, जो कि कॉमनली यूज होती है, वो होती है W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बता रहे हैं हमें? एंगल बता रहा है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क कब होगा और मिनिमम वर्क कब होगा। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम वर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क ये क्या है? तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ही देखें, अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 0 से लेके 1 तक होती है, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमें मैक्सिमम करनी है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? मींस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब आपके पास एंगल होता है 0 डिग्री। और 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। सेम एक्सप्लेनेशन है। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स एक्ट्स एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क होगा मैक्सिमम। और क्यों होगा? हमने कहा कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 जब होगा, और कॉस 0 हमें क्या देता है? 1 देता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है कॉस की। तो वर्क हो जाएगा एफ डी। ये है हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। इसकी एग्जाम्पल देख लें। व्हेन अ पर्सन पुशेस अ ट्रॉली स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है। इसका मतलब है कि उस टाइम पे वर्क डन कितना हो रहा होता है? वर्क डन विल बी मैक्सिमम। मिनिमम वर्क, इसी वाले केस को, सिनेरियो को हम रिवर्स कर देंगे। अगर हमने कहा कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है? वो होती है 0। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? कॉस 90 डिग्री। मींस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन जाए, मींस ये दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। जैसा हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था मोशन ऑफ अ सैटेलाइट में, कि सैटेलाइट का जो मोशन होता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मोशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो वहां पे वर्क डन हमारे पास मिनिमम होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ हम लोगों ने सबसे पहले वर्क डन को डिफाइन किया, उसके बाद हमने उसकी यूनिट को डिफाइन किया, फिर हमने बताया कि मैक्सिमम वर्क कैसे निकालते हैं, मिनिमम वर्क कैसे निकालते हैं। मिनिमम वर्क की एक एग्जांपल देख लें। इफ अ पर्सन कैरीज अ स्कूल बैग व्हाइल वॉकिंग, रोड हॉरिजॉन्टल है, बंदा जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और जबकि जो वो स्कूल बैग कैरी कर रहा है उसका वेट एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड। सही है। फोर्स अप्लाई जो कर रहा है उसका हैंड उस वेट को बैलेंस आउट करने के लिए वो है अपवर्ड, जबकि उसका बंदे का जो मोशन है वो कितना है? वो है फॉरवर्ड। दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नो वर्क इज डन। अब वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। आप फॉर्मूला को ही देख लें। एफ डी कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा, कॉस की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 से 1 तक होती है। सही है। तो अगर हम उनके दरमियान एंगल जो है वो और ज्यादा 90 से और ज्यादा इंक्रीज कर जाएं, तो इसका मतलब है कि वर्क डन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सही है। कैसे होगा? इफ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द वर्क बिकम्स नेगेटिव। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि जब एक कार मूव कर रही होती है हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, तो उसका इंजन जो होता है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जबकि एयर रेसिस्टेंस जो होती है या फिर फ्रिक्शन जो होती है
वो एक्ट कर रही होती है अगेंस्ट दैट मोशन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। इन द केस ऑफ फ्रिक्शन और रेसिस्टिव फोर्सेस, यहाँ भी सेम वही एग्जाम्पल है। फिर एक कंक्लूजन का एक पैराग्राफ आ जाएगा। So that's all from question number 1. Question number 2 है what is kinetic energy, derive its expression by using graphical analysis. सही है। तो काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले बताना है हमें क्या होता है, उसके बाद हमें उसको डिराइव करना है बाय यूजिंग द ग्राफिकल एनालिसिस। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी को अगर हम एक लाइन के अंदर डिफाइन करें तो वो होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो जिस एनर्जी को के थ्रू वो मूव कर रही है उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एवरी मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। ये अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? एक फास्ट मूविंग कार है, एक रोलिंग बॉल है, एक फ्लाइंग बर्ड है, वाटर फ्लो कर रहा है, ये सब काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही कर रहे हो। सही। अब इसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कैसे होता है। देखिए, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो बहुत, उसका जो मोशन है वो बहुत तेज है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उस बॉडी की ज्यादा होगी। पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? स्पीड। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मास। अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी चीज से टकराएगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि उसके मास की वजह से भी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है। सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और वो किन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे। सही है। तो हम इसको एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ कौन सा होता है? वो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। हम फोर्स को लेते हैं वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं एक्स एक्सिस पे। दोनों के दरमियान जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें बताता है कि वर्क डन क्या हो रहा है। सही है। और अगर एक कांस्टेंट फोर्स है वो ऐड कर रही है बॉडी पे तो वो ग्राफ कौन सा बनता है? एक रेक्टेंगल बनता है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप एक ग्राफ प्लॉट करें, वाई एक्सिस पर रखें फोर्स को, एक्स एक्सिस पर रखें डिस्प्लेसमेंट को, और एक रेक्टेंगल जो है वो बीच में फॉर्म कर दें। ये आपका बन जाएगा ग्राफ। फिर इस ग्राफ के थ्रू हम लोग काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करेंगे। हमने कहा कि एरिया अंडर द कर्व होता है वो होता है वर्क डन मींस एफ इंटू डी। दूसरी अजम्पशन हमारी क्या है? इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी रेस्ट से जब स्टार्ट होती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है 0 और रीच कर जाती है स्पीड v पे, एक फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने कह दिया v। सही है। तो अगर एक बॉडी इस रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करी और वो वेलोसिटी v तक पहुंच गई, इसका मतलब है कि उसने एनर्जी गेन करी है और इस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। सही है। वेलोसिटी इंटू टाइम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। हमने सिर्फ वेलोसिटी के फॉर्मूले को रीअरेंज किया है यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास जो जितनी वेलोसिटीज हैं हमारे पास उनका हम एवरेज कर लें। तो हमने कहा था कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और v को अचीव कर रही है, v वेलोसिटी को अचीव कर रही है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 0 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स v अपॉन 2। तो हम d को लिख सकते हैं वी टी डिवाइडेड बाई 2 लाइक दिस। ये फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद हमने कहा कि एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन हमें पता है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ v के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? v अपॉन टी। अगर हम यहाँ से t को फाइंड आउट कर लें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा v अपॉन ए। v अपॉन ए को अब हम सॉरी इस t की जो वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे d के फॉर्मूला के अंदर। v अपॉन 2 t की जगह हम पुट आउट कर देंगे v अपॉन ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है वर्क डन के फॉर्मूला के अंदर d की जगह पे यहाँ। और हमें पता है कि फोर्स बराबर होता है ma के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स होता है ma। इसको भी हम पुट डाउन कर देंगे यहाँ पे। a से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वर्क डन की वो बन जाएगी हाफ mv स्क्वायर।
अब हमें पता है कि सिंस द वर्क डन ऑन द बॉडी बिकम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन हमने किया है बॉडी पे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन चुका है, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा वर्क डन के, और फॉर्मूला बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें? सेम वही बात हमें बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास के ऊपर भी और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। मींस अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, सही है। और अगर आप मास को डबल करेंगे तो वेलोसिटी, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब बॉडी मूव कर रही है, क्रिकेट बॉल मूव कर रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। अगर वो बॉल जो है वो फास्ट मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसका इफेक्ट क्या है? ग्रेटर। और सेकेंडली एक मूविंग ट्रक है, ट्रक जाहिर सी बात है हैवी होता है एक नॉर्मल कार से, तो उसका भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स मास। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, शो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड हाइट। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को हमें डिफाइन करना है, उसके बाद हमें उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है, और फिर एंड में हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो ये 3 काम करने हैं। स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कंडीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। वो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो कि कोई भी बॉडी पोजेस करती है अपने पोजीशन, कंडीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। आप एग्जाम्पल देखें, सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास एक बुक जो कि लाई कर रही है शेल्फ के ऊपर, सही है। अगर वो शेल्फ हम नीचे से हटा दें तो बुक क्या होगा? नीचे फॉल कर जाएगी। इसका मतलब है कि बुक के अंदर कोई एनर्जी थी जिसको वो यूज कर रही है फॉल करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, आपने उसको खींच के रखा हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो आगे मूव कर जाएगा। इसी तरीके से एक चार्ज बैटरी है, एक बैटरी है जो कि फुल चार्ज है, उसको जब आप सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो वो आपको आउटपुट दे देगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी या फिर किसी और फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड थी, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स की। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स हैं जिनको डिस्कस किया है। पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने डिस्कस करी बुक वाली एग्जाम्पल में। दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। इसी को हमें डिराइव भी करना है आगे। फिर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने बात करी स्प्रिंग के अंदर या फिर एक बो और एरो के केस में। तीसरी है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने डिस्कस किया बैटरी के अंदर या फिर हमारे फूड के अंदर, हम जो फूड खा रहे होते हैं वो भी हमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा होता है, जिस एनर्जी को हम आगे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हो सकती है, ये वो बैटरी वाली एग्जाम्पल इसमें आ सकती है। बैटरी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो ये 4 टाइप्स हैं। इसके बाद अब हम ड्राइव करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम अजम्पशंस को डिस्कस कर लें। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी है जिसका मास m है, उसको आपने लिफ्ट किया हुआ है वर्टिकली अपवर्ड थ्रू अ हाइट h। वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि आपने वर्क डन किया होगा उसको रेज करने के लिए, तो वर्क डन हमारे पास क्या है? एफ एस, एस हम कह सकते हैं डी को, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे, सही है। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? वो हाइट के बराबर है, क्योंकि हमने उसको वर्टिकली रेज किया हुआ है। इसका मतलब है कि एस बराबर हो जाएगा एच के, पहली बात। दूसरी चीज, हमें पता है कि बॉडी जो होती है जिसका मास m होता है उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है। और उस वेट को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं हम उस फोर्स के थ्रू जो हमने लगाया हुआ होता है, और वो फोर्स इक्वल होता है वेट के। तो फोर्स को हम पुट डाउन कर सकते हैं mg। आप इस फॉर्मूले को देखें, फोर्स हो गया mg, s हो गया h, तो वर्क डन कितना हो गया हमारा? mg h।
ये हो गया वर्क डन। अब जो ये वर्क डन हमने किया है इस बॉडी को रेज करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड, ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा उस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि ये वर्क डन हमारे पास इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। E इज इक्वल्स टू mgh। इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो कैसे करेगा हमने बता दिया। अगर मास किसी बॉडी का ज्यादा है उसको आप ऊपर रेज करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टोर होगी। आप जी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, जैसे अर्थ के ऊपर ये कांस्टेंट है, अगर ये आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव टुवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर आप हाइट को इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दी है कि अगर एक बॉडी है उसका मास 5 kg है, उसको हमने हाइट 20 मीटर जो है उस तक उसको रेज किया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सही है, सबसे पहले हम बताएंगे कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर एक बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर है इसका मतलब है कि उसके अंदर वर्क करने की सलाहियत भी मौजूद है। आप वर्क और एनर्जी को इंटर रिलेटेड एक दूसरे के साथ होते हैं, आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया, ऊपर क्वेश्चंस में हमने इसको डिस्कस किया। सही है, तो होता क्या है, इट एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ टाइप्स हैं एनर्जी की। सही है, इसके बाद हम लोगों ने बता दिया कि एनर्जी क्या होती है। अब हम आएंगे मेन क्वेश्चन पे कि एनर्जी कन्वर्जन क्या होती है और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है। एनर्जी कन्वर्जन क्या होती है, एनर्जी जो होती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू डिफरेंट फॉर्म्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो फूड खाते हैं वो हमें देता है केमिकल एनर्जी। सही है, जिसकी वजह से आप देखें अगर आप अपने हाथों को रब करें, अपने हाथ को रब करने की वजह से एक हीट एनर्जी आपको अपने हाथ के अंदर महसूस होगी। इसका मतलब है कि जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई यहाँ पर हीट एनर्जी में। अगर एक स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड रेज किया हुआ है आपने तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो एनर्जी अगर आप उस स्टोन को रिलीज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि स्टोन मूव कर जाएगा डाउनवर्ड। तो ये एनर्जी कन्वर्जन की एग्जाम्पल्स हैं। अब देखें, एनर्जी कन्वर्जन मीन्स द प्रोसेस इन विच एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जाम्पल्स क्या है, एक वाटर जो कि हाइट के ऊपर स्टोर है, फॉल करेगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मूविंग वाटर है वो रोटेट कर रहा है टरबाइन को, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप एक बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के अंदर। तो ये एनर्जी कन्वर्जन हमारे पास हो रही होती है हर जगह। एक साइकिलिस्ट है जो कि हिल क्लाइंब कर रहा है, ये एक और एग्जाम्पल है। अपनी केमिकल एनर्जी वो यूटिलाइज कर रहा होता है, ये एनर्जी चेंज हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि वो मूव कर रहा होता है साइकिल की वजह से। तो ये आ गई कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन की। अब बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास एक लॉ है फिजिक्स में। सही है, और वो लॉ कहता क्या है, वो लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, हम सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सही है, अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, अ फॉलिंग बॉल प्रोवाइड्स अ वेरी क्लियर एग्जांपल, एट द टॉप द बॉल हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल है जो कि टॉप के ऊपर मौजूद है, वहां पे उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रेजेंट होगी और काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि वो रेस्ट के अंदर है, वो मूव नहीं कर रहा। जैसे ही अब उसको फॉल करवाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये डिक्रीज होती रहेगी और ये चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर।
तो आप इस सिस्टम के अंदर देखें, तमाम एनर्जी जो है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर. सो दैट्स हाउ द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. एनर्जी काइनेटिक प्लस एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर हम बात करें कि कुछ फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है इस सिस्टम के अंदर, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी हमारे पास हीट में या फिर साउंड में. इस केस के अंदर भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो चेंज हो रही है इनटू वन फॉर्म टू अनदर. तो तब भी टोटल एनर्जी इज स्टिल कंजर्व. In conclusion, energy conversion explains how energy changes from one form to another, while energy conservation tells us that the total amount of energy always remain constant. So that's how हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर किया. हम लोगों ने सबसे पहले बताया कि एनर्जी होती क्या है, उसके बाद हमने बताया कि एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी कंजर्वेशन इसका मतलब क्या होता है. So moving towards question number 5, describe how useful energy may be obtained from natural resources. अच्छा, यहाँ से आगे के जो आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं. उसके अंदर आप लोग अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं. आप लोग जो बुक में थ्योरी है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. सो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये होते क्या हैं. Natural resources are the materials and sources present in the nature from which human beings obtain energy for their needs. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे पास नेचर के अंदर, जिनको हम लोग यूज करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी. ये रिसोर्सेज आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग एंड इंडस्ट्री के लिए. हाउएवर, इनको ये हमें कभी भी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं मिलते. हम इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारी जो फॉर्म है उसके अंदर आ जाए, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें. आपका क्वेश्चन यही है कि डिस्क्राइब हाउ यूजफुल एनर्जी में बी ऑब्टेन. मीन्स के नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन यही है कि हम उसको अपने यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं. सही है. तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है. ह्यूमन सोसाइटी डिपेंडेड मोस्टली ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर भी हम देखेंगे. ये वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कि जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते. मीन्स वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको आप कंज्यूम करे जा रहे हैं और एक वक्त आएगा कि वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए. ये कौन कौन से होते हैं? सबसे कॉमन जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. ये होता क्या है? दे कंटेन केमिकल एनर्जी. इनको हम बर्न करते हैं. बर्न करने के बाद ये केमिकल एनर्जी से चेंज हो जाते हैं हीट एनर्जी के अंदर. हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कुकिंग के लिए या फिर हीटिंग के लिए. इसके थ्रू हम पानी को बॉयल कर सकते हैं, स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस स्टीम से हम क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं टरबाइन को. अब ये वर्ड आप आगे जाके बहुत देखेंगे. द स्टीम रोटेट टरबाइन एंड टरबाइन ऑपरेट जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है आगे जिसके अंदर हम इस प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते. असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल. भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन. भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो. स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स. जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स. 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए. लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए. ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो. खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे. नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की. क्वेश्चन भी है आगे जिसके अंदर हम इस प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे. इसके बाद एक और एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फ्यूल. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या हो रहा होता है? उसके अंदर एक एटम होता है जिसको हम कहते हैं यूरेनियम. यूरेनियम 235 इसका एटॉमिक नंबर. सो
यूरेनियम जो होता है उसको जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू हम उसको गुजारते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। इस प्रोसेस के थ्रू हम यूरेनियम को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी के अंदर। ये हीट जो होती है ये वाटर को चेंज करती है स्टीम में, और स्टीम का करता है, रोटेट करता है टरबाइन को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद करता है। सिमिलरली नेचर हमें प्रोवाइड करती है लाइक फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा होता है, उसके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। इसी तरीके से सन एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स को आप रिन्यू कर सकते हैं। सही है। इसमें हो क्या रहा होता है, सोलर सेल्स जो होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे आम लैंग्वेज में, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरीके से सोलर थर्मल सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं पहले हीट में, और फिर इस हीट जो होती है ये यूटिलाइज होती है आगे हीटिंग पर्पस के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। फिर इसी तरीके से विंड, विंड एक और नेचुरल रिसोर्स है। जो विंड टरबाइंस होते हैं हम उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसका एक यूजेज है। इसी तरीके से बायोमास, बायोमास होता है हमारे पास वुड, क्रॉप वेस्ट, फूड वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट। इसको आप बर्न करके आप इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे कि बायोफ्यूल हमारे पास एक कॉमन टर्म है जो कि आज यूज होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सो इस तरीके से हम लोग जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू हम यूजफुल एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को विद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सही है। हमें इसमें बताना है, हमें एग्जाम्पल्स देनी है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन करना है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने से कि ये होते क्या हैं। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, are those sources of energy that are naturally replenished in a short or ongoing time। जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, मींस वो वर्चुअली हम कह सकते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जब तक ये अर्थ प्रेजेंट है इन सोर्सेस को आप खत्म नहीं कर सकते। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको जो कि लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको हम कंप्लीट रिप्लेस जल्दी से नहीं कर सकते। are those sources of energy that are limited in amount and cannot be replaced quickly on a human time scale। ये आपने बता दिया कि ये होते क्या हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। These sources remain available again and again because natural processes such as sunshine, wind, flowing water and biomass continue to occur। हमने बता दिया कि ये हमारे पास ये अवेलेबल रहेंगे अगेन एंड अगेन। जैसे मैंने बात की, ये वर्चुअली अनलिमिटेड होते हैं। जबकि जो आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो दीज सोर्सेज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जैसे होते हैं हमारे पास कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इट टेक्स एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अगेन। अब आ जाएंगे इनके एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो रिन्यूएबल सोर्सेज का जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो क्या है, दे सपोर्ट लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई एंड रिड्यूस द डेंजर ऑफ कंप्लीट एग्जॉशन। जबकि नॉन रिन्यूएबल का क्या है, दे आर प्रेजेंट अवेलेबल इन लार्ज यूजेबल क्वांटिटीज, अभी ये प्रेजेंट हैं लार्ज यूजेबल क्वांटिटीज के अंदर, एंड कैन प्रोवाइड एनर्जी कंटिन्यूसली वेयर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट। डिसएडवांटेज क्या है, रिन्यूएबल का डिसएडवांटेज ये है हमारे पास कि ये डिपेंड करते हैं वेदर के ऊपर, सीजन के ऊपर और लोकेशन के ऊपर। जैसे हमने बात की थी सोलर सिस्टम की एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। सही है। जैसे कि सोलर जो होता है पास वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर वेदर बहुत क्लाउडी हो रहा है इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी हमारे पास कंप्लीट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनका जो एक डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, देयर रिजर्व डिक्रीजेस विद यूज, ये कम होते जा रहे हैं और इवेंचुअली हम इनसे रन शॉर्ट कर जाएंगे। ये इनका डिसएडवांटेज है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास इन्वायरमेंट के लिए बेटर होते हैं क्योंकि ये लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं।
और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इनको जब आप बर्न कर रहे होते हैं, जो हमारी नॉर्मल कार्स वगैरह हैं, उनके थ्रू जो आपके पास एयर पोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। रिन्यूएबल की कौन सी है? सोलर रेडिएशन, जैसे हमने बात की। विंड आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हमारे एटमॉस्फेयर से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आप वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, वो भी वर्चुअली अनलिमिटेड है। जियो थर्मल एनर्जी, जो कि अर्थ के अंदर गरमाइश के थ्रू जो हमें एनर्जी मिल रही होती है, वो वर्चुअली अनलिमिटेड है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। बायोफ्यूल्स, जो कि बायोमास से बनते हैं, वेव्स, टाइड्स, इनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। फिर नॉन रिन्यूएबल कौन से? हमने बताया था कोल, ऑयल, नेचुरल गैस है, और न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसे कि यूरेनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी पिछले जो क्वेश्चन थे उनसे बहुत हद तक सिमिलर है। ये हमसे वही कह रहे हैं कि आप एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं इनटू वन फॉर्म टू अनदर। हमें किस एनर्जी की यहाँ बात करनी है? फॉसिल फ्यूल की बात करनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात करनी है, सोलर की बात करनी है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करनी है, और जियोथर्मल एनर्जी और विंड एनर्जी और बायोमास की बात करनी है। मीन्स इन सब के अंदर हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट कैसे कर रहे होते हैं, हमें इसके ऊपर बात करनी है। हमने बात की थी फॉसिल फ्यूल में क्या हो रहा होता है। इसके लिए अगर आप एक चेन के थ्रू इसको समझें तो ये आसान है समझना, और फिर इसी चेन को आप एक्सप्लेन कर दें। हो क्या रहा होता है कि केमिकल एनर्जी होती है, उसको जब आप बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, तो वो चेंज होती है हीट एनर्जी में। उस हीट एनर्जी से हम लोग जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और टरबाइन को रोटेट करने की वजह से हमें इन रिजल्ट क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। फिर आ जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। यहाँ पे आप देखें, जो एंड के जो सिस्टम्स, एंड का जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, आपको रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। हो क्या रहा होता है, जो रिजर्वायर होते हैं, जो डैम होते हैं, उनके अंदर पानी स्टोर होता है बहुत ज़्यादा, और उस पानी क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम उसको फ्लो करवाते हैं वाटर को, तो वो डाउनवर्ड फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये टरबाइन को रोटेट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर आ जाएगा सोलर, इसके ऊपर हमने बात की थी। दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला ये, जो हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, सोलर रेडिएशन को हम चेंज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जो कि हमारे सोलर जो प्लांट्स जो घर में लगे होते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी, वो कर रहे होते हैं। और दूसरा यूज़ होता है इनका सोलर थर्मल स्टेशंस में। वहाँ क्या हो रहा होता है, सोलर रेडिएशन चेंज होती है पहले हीट एनर्जी में, और वो हीट एनर्जी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, जो कि टरबाइन को रोटेट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है एज एन आउटपुट। फिर आ जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ भी सेम वही बात की हमने फ्यूजन प्रोसेस की, जो कि यूरेनियम को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी से फिर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, और फिर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड फिर सेम वही साइकिल है। जियोथर्मल में सेम वही चीज़ है, हीट एनर्जी होती है इनसाइड द अर्थ, उससे हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फ्लूइड को चेंज कर देता है स्टीम में, और उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विंड एनर्जी, विंड टरबाइन जो काम कर रहे होते हैं। बायोमास हमने बात कर ली पहले। सो ये वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे जिनको हम यूटिलाइज करते हैं टू ऑब्टेन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी ना पहले, कि फॉसिल फ्यूल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट कैसे ले रहे होते हैं। तो प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, हम उसी को थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा है। सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन द वर्ल्ड. Fossil fuels such as coal, oil, and natural gas contain chemical energy. Chemical energy is this energy is released by burning fuel. जब आप इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी आपके पास चेंज हो जाती है सेवरल स्टेजेस के अंदर, और उन स्टेजेस के बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। तो ये कैसे हो रहा होता है, इसको अगर हम एक लाइन के अंदर समझें तो जो चेन रिएक्शन हमने बात की थी वो ये है। चेन
कि फॉसिल फ्यूल इनपुट होता है, उससे हम कंबस्शन का प्रोसेस करते हैं एक फर्नेस या बॉयलर के अंदर, जिसकी वजह से वो चेंज होता है हीट एनर्जी में। उस हीट एनर्जी से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। वो स्टीम जो होती है वो टरबाइन को रोटेट करती है, जनरेटर चलता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। हमने इनपुट से स्टार्ट किया कि हमने फॉसिल फ्यूल को सबसे पहले जो हमारा जो फैक्ट्री होती है या जो पावर प्लांट होता है वहाँ पे हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है। फिर हम कंबस्शन को इजीली अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होता है, जलाना। किसी भी चीज़ को जलाने को हम बोलते हैं कंबस्शन। सही है, तो हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं फर्नेस या बॉयलर के अंदर, जिसकी वजह से ये केमिकल एनर्जी हमारे पास चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। फिर इस हीट एनर्जी से हम वाटर को बॉयल करते हैं, जिसकी वजह से वाटर चेंज होता है स्टीम के अंदर। द वाटर चेंजेस इनटू हाई प्रेशर स्टीम। This steam now carries large amount of energy और इसको हम फ्लो करवाते हैं टूवर्ड्स द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन। इसकी वजह से टरबाइन जो होता है वो रोटेट करता है। व्हेन सिस्टम स्ट्राइक द टरबाइन ब्लेड इट मेक्स द टरबाइन रोटेट। इन दिस स्टेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम चेंजेस इनटू मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी। और ये रोटेट करने की वजह से क्या होता है, जनरेटर ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिलता है। द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज देन टेकन फ्रॉम द जनरेटर एंड सप्लाइड फॉर द प्रैक्टिकल यूज। तो ये पूरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये किसकी है, एनर्जी कन्वर्जन की। और इसके बाद हम लोगों ने इसको कंक्लूड कर दिया एक पैराग्राफ के अंदर। सो दैट्स हाउ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन पावर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इट्स एसआई यूनिट विद हॉर्स पावर। सो स्टार्ट करेंगे पावर को डिफाइन करने से। अगर एक लाइन में हम पूछें कि पावर क्या होती है तो वो होगा पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमने बात की थी कि रेट जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब है कि हमें डिवाइड करना है टाइम से। मींस आप वर्क को डिवाइड कर दें टाइम से तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं पावर। सही है, और द रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। क्योंकि हमें पता है कि जब हम वर्क डन करते हैं तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। इसका मतलब है कि द रेट एट विच द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये भी पावर के इक्वल होगा। सही है, अब हम ये बताएंगे कि वर्क ये बताता है हमें कि कितनी एनर्जी जो है वो यूज हुई है, जबकि पावर हमें ये बताती है कि कितनी जल्दी काम हुआ है। पावर टेल्स अस हाउ फास्ट द वर्क इज डन। अगर एक काम है, एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें, दो स्टूडेंट्स हैं, उनको सेम लोड कैरी करना है अप स्टेयर्स। अगर एक स्टूडेंट उसको कम टाइम के अंदर ऊपर सारा लोड शिफ्ट कर दे तो इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट ने ग्रेटर पावर का यूज किया है। सही है, इन द सेम वे टू इंजन्स में डू इक्वल वर्क। दो इंजन्स इक्वल काम कर सकते हैं, लेकिन जो इंजन उसको कम टाइम के अंदर करेगा बट द वन दैट डज इट इन लेस टाइम इज मोर पावरफुल। मैथमेटिकली हमने बताया कि पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है पावर का। यूनिट पावर की क्या होगी, वो होगी हमारे पास वॉट। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसकी हम सेकंड इक्वेशन को भी देख सकते हैं। सिंस वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जैसे हमने बात की थी पहले, तो पावर को हम कह सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट है वॉट, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। और फिर 1 वॉट का मतलब क्या होता है, 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द मशीन दैट डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। जो मशीन 1 जूल वर्क करेगी 1 सेकेंड के अंदर, उसकी जो पावर होगी वो होगी 1 वॉट। मैथमेटिकली 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। सही है, अब हमें बताना है, हमने बता दिया कि पावर क्या होती है, पावर का यूनिट क्या होता है। अब हम बताएंगे कि हॉर्स पावर और पावर का रिलेशन क्या होता है। सही है, तो ये हम लार्ज मशीन जो देखते हैं, जैसे हम अपनी कार का इंजन भी हम देखते हैं, तो वो हम हॉर्स पावर के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। हॉर्स पावर भी एक यूनिट है
पावर की, ऐसा यूनिट नहीं है, एक सेकेंडरी यूनिट है पावर की, सही, जिसको हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं लार्ज मशीन या फिर सिस्टम्स के लिए, सही है। तो अब हॉर्स पावर कितने वॉट के इक्वल होती है, हमें इसको डिफाइन करना है सबसे पहले। तो वो रिलेशन क्या है, वो है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में भी इसका यूज हो सकता है कन्वर्जन के लिए, सही है। इसका मतलब है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। इसको अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो 1 वॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 वॉट इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर। तो ऐसे हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, हमने जैसे देखते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी मेजर करते हैं पावर के थ्रू। कैसे करते हैं, हमने कहा एक बल्ब विद अ हायर वॉटेज, जो हायर वॉट का है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर एक 13 वॉट का बल्ब है जो हमारे घर में नॉर्मली लगा होता है, वो कम लाइट प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू 20 वॉट और 40-45 वॉट। Similarly, a more powerful engine can do more work in less time. अगर वो ज़्यादा पावरफुल है। Now question number 10, efficiency. Efficiency क्या होती है? Why is it important for cars or electronic devices to be designed with high efficiency? Why can efficiency of machine never be unity or 100%? Efficiency क्या होती है? Efficiency होती है simply अगर हम इसको define करें, it is the ratio of the output work to the input work. और ये आपको ये बताती है कि इनपुट एनर्जी जो है वो कितनी एनर्जी है जो कि यूजफुल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हुई है। एफिशिएंसी टेल्स अस हाउ मच ऑफ द इनपुट एनर्जी ऑफ अ मशीन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल आउटपुट एनर्जी, सही है। तो अब ये हमें इसको मेजर करने की जरूरत क्या पड़ी है, क्या सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही थी आउटपुट के अंदर, नहीं हो रही होती, सही है। All the input energy does not become useful output energy because of the energy losses. कुछ पार्ट होता है एनर्जी का जो कि लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड और फ्रिक्शनल लॉस। जैसे हम देखते हैं कोई भी मशीन हम लोग ऑन करते हैं, उसको हमने 100% इनपुट एनर्जी दे दी। ऑन करने के बाद हम देखते हैं उसके अंदर से एक तो गर्माइश आ रही होती है, उसके बाद उसकी एक आवाज़ आ रही होती है। तो ये आवाज़ है, ये जो हीट हमें मिल रही है, ये एनर्जी लॉसेज हैं, जिसकी वजह से 100% इनपुट जो है वो 100% आउटपुट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, मींस एनर्जी लॉसेज हो जाती है उसके अंदर। तो इसी को अब हम अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो वो क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, ETA। इस सिंबल का नाम होता है ईटा, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, सही है। और इसको हम डिनोट करते हैं यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। अब हमें जब पता है कि हमेशा आउटपुट वर्क जो है वो इनपुट वर्क से हमेशा कम होगा, आउटपुट वर्क हमेशा इनपुट वर्क से कम होगा, इसका मतलब है कि इस रेशो का आंसर कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, हमेशा इसका आंसर 1 से कम आएगा। और जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 100% से कम आएगा। टू एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज हम उसको सिर्फ सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट की बात करेंगे तो एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के अंदर हम लोग सिंपली डिवाइड कर रहे हैं एनर्जी को। सिमिलर क्वांटिटीज को जब हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास उसकी यूनिट नहीं बनती। तो ये हमने बता दिया एफिशिएंसी क्या होती है, उसको मैथमेटिकली हमने डिनोट भी कर दिया। अब ये बताना है कि हाई एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कार्स की सबसे पहले बात करते हैं। अगर हाई एफिशिएंसी होगी कार में तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वो फ्यूल को लेंगे एज एन इनपुट एनर्जी और मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ माइलेज, सही है। तो अगर उसके अंदर हाई एफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द कार कैन ट्रेवल फार्दर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल। एज अ रिजल्ट फ्यूल कॉस्ट बिकम लोअर एंड लेस एनर्जी इज वेस्टेड। अब इसको ऐसे भी देखें कि एनर्जी अगर लेस वेस्ट होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हार्मफुल गैसेस की एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की, लेड की, वो भी कम से कम होगी, जिसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन को भी पॉजिटिवली जो है वो इम्पैक्ट करेगा, उसको कम करेगा। इसके बाद आ जाएगी इंपॉर्टेंस ऑफ हाई एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे हमने बल्ब की बात की थी पहले, इफ अ डिवाइस सच एज अ बल्ब, चार्जर, फैन इज मोर एफिशिएंट, इट गिव्स मोर यूजफुल आउटपुट व्हाइल वेस्टिंग लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वो जल्दी बर्न आउट नहीं होंगी, चीज़ें खराब नहीं होंगी जल्दी,
और फिर हम आएंगे वाई एफिशिएंसी। अच्छा, इसके अंदर ये बात भी है कि अगर हाई एफिशिएंसी होगी तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगी, जिसकी वजह से आपका बिल कम आएगा, वो लेस हीट प्रोड्यूस करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव रहेगी। अब हम बात करेंगे कि एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती। हमने बात की एनर्जी लॉसेस की, तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इन प्रैक्टिकल लाइफ नो मशीन can convert all input energy into useful output. Some is always lost due to friction, resistance, heating, vibration और sound. एक व्हीकल है, उसका इंजन है, वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है एज हीट। हम देखते हैं कि जो हमारा गाड़ी होती है उसके अंदर मीटर होता है जो कि हमें हीट बता रहा होता है, हीट गॉज बता रहा होता है, सही है। इसी तरीके से एक बल्ब है, वो बल्ब अपनी एनर्जी को लूज करता है एज हीट। बल्ब गर्म हो जाते हैं जब ज़्यादा देर तक उसको आप चला के रखते हैं। इसी तरीके से एक मूविंग मशीन पार्ट्स हैं, वो एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो इन लॉसेस की वजह से हमने ये बात की थी कि हमेशा यूजफुल आउटपुट एनर्जी जो है वो हमेशा इनपुट एनर्जी के कम आती है, जिसकी वजह से ईटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है और परसेंटेज हमेशा लेस देन 100 आती है। इसी की वजह से एफिशिएंसी ऑफ अ रियल मशीन कैन नेवर बी यूनिटी और 100%। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग एनर्जी फ्लो डायग्राम्स थ्रू स्पीडी मोशन सिस्टम सच एज फिलामेंट लैम्प, पावर स्टेशन एंड अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड। स्टीडी मोशन कौन से होते हैं? जो कि कांस्टेंट होते हैं, एक लेवल चीज के ऊपर हो रहे होते हैं, या फिर वो मूव चीजें नहीं कर रही होती, जैसे फिलामेंट लैम्प है, पावर स्टेशन है और ये व्हीकल है। तो इसको हमने एनर्जी फ्लो डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे हो रही है। सबसे पहले हम बता देंगे कि इस एनर्जी फ्लो डायग्राम का फायदा क्या होता है। फायदा क्या होता है? इट टेल्स अस दैट हाउ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट यूजफुल एंड वेस्टेड आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे फिलामेंट लैम्प की। फिलामेंट लैम्प की अगर हम एनर्जी डायग्राम देखें तो वो सिंपल सी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो एज अ इनपुट लेता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेता है, स्मॉल पार्ट जो होता है वहाँ पास यूजफुल लाइट बन जाता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, तभी वो बहुत जल्दी हॉट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फिलामेंट लैम्प होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी करता है, मीन्स इसकी वजह से बिल भी ज़्यादा आता है। फिलामेंट लैम्प की बात हो रही है यहाँ पे, एलईडी बल्ब की बात नहीं हो रही। फिर है हमारे पास पावर स्टेशन। पावर स्टेशन का पूरा हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले किया था कि वो फॉसिल फ्यूल्स को कैसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने ये फ्लो डायग्राम थी, इसको भी समझा था उसके अंदर ही, उस क्वेश्चन में। इसका एक सिंपल अगर हम पिक्चर देखें तो वो क्या होगी कि इनपुट एनर्जी जो होती है फॉसिल फ्यूल्स की, उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट एनर्जी के अंदर और वेस्ट कर देता है थोड़ी एनर्जी को हीट एंड साउंड। और फिर लास्ट है हमारे पास व्हीकल ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड। इसका हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था, उसके अंदर क्या था, हमें पता है कि कार की जो है वो हाइट नहीं है, डज नॉट गेन हाइट, क्योंकि लेवल रोड के ऊपर वो मूव कर रही है। इसका मतलब है कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, जो है पहले से वो कांस्टेंट है। सेकेंडली हमने कहा कि वो कांस्टेंट मोशन है उसका, मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन हो कैसे रही। तो यहाँ पे पता है हमें फ्यूल लूज हो रहा होता है जो कि इंजन कंज्यूम कर रहा होता है। फ्यूल की होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी इंजन लेता है और उसको यूज कर देता है इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ओवरकम एयर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन एंड रोलिंग रेसिस्टेंस। तो अब यहाँ पे फ्लो डायग्राम क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द कार और हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक स्टीडी रोड के ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड से अगर कार मूव कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही होती है। इसके बाद हम लोगों ने स्टीडी मोशन सिस्टम जो था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर दिया। These examples show an important idea. In many working systems, energy does not disappear. एनर्जी डिसअपेयर नहीं होती, इट चेंजेस फॉर्म। हमने बताया कि फॉर्म चेंज हो जाती है एंड फाइनली स्प्रेड्स इनटू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में स्प्रेड कैसे हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट।
अ लैम्प चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, ये हमने बात कर ली. पावर स्टेशन चेंजेस फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. Vehicle changes fuel energy into motion and then loses much of that energy as heat and sound. ये एक कंक्लूजन दे दिया हमने. सो दैट्स हाउ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के तमाम 11 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा. एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं. और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं. सही है. बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा. तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा. जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है. तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं. हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं. अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे. इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों.